प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत आहड़ की सभ्यता पर विचार विमर्श करेंगे। आहड़ उदयपुर नगर से 2-3 मील की दूरी पर स्थित एक कस्बा है जिसकी संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ की संस्कृति आज खंडहरों के ढेर में दबी पड़ी है। खंडहर का यह ढेर लगभग 1600 फुट लंबा और 550 फुट चौड़ा है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जिससे यहाँ तांबे के औजारों के बनने के केंद्र का प्रमाणन होता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। इस क्षेत्र के उत्खनन से प्राचीन प्रस्तर धातुविहीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। इस स्थान के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। तत्पश्चात 1956 ईस्वी में श्री रतन चंद्र अग्रवाल देखरेख में खनन कार्य हुआ। आगे चलकर 1961-62 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में खुदाई का काम जारी रखा गया। अभी तक सभी उत्खनन कार्य परीक्षण की दृष्टि से ही किए गए हैं। अभी समूचे क्षेत्र की खुदाई नहीं की गई है। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से प्रमाणित होता है कि आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र था। गिलूंड और भगवानपुरा से मिलने वाली सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता का उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में भी विस्तार हो चुका था। उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ की बस्तियों के कई स्तर मिले हैं। पहले स्तर में कुछ मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर की बस्ती से, जो प्रथम स्तर ही पर बसी थी, कुछ कूट कर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। तीसरी बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में उपयोग होना प्रमाणित होता है। चौथी बस्ती के स्तर में एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जो बड़े महत्व की हैं। इस प्रकार इन स्तरों पर 4 और बस्तियों के स्तर मिलते हैं, जिसमें मकान बनाने की पद्धति, बर्तन बनाने की विधि आदि में परिवर्तन दिखाई देता है। ये सभी 8 स्तर एक दूसरे स्तर पर बनते और बिगड़ते गए। ये समूची बस्तियाँ आहड़ नदी की सभ्यता कही जा सकती हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा की मान्यता है कि आहड़ का जटिल और समन्वित नागरिक जीवन निस्संदेह शताब्दियों के विकास का परिणाम था। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसी विकसित सभ्यता का विध्वंस कैसे हो गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भूकंप, आहड़ नदी का प्रवाह या बाढ़, आक्रमण आदि कोई भी नगर विध्वंस का कारण हो सकता है। निवास स्थान की दृष्टि से आहड़ के विशाल टीलों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ पहले काफ़ी बड़ा समृद्ध नगर रहा होगा। यह नगर पास में बहने वाली एक छोटी सी नदी आहड़ नदी के तट पर बसा हुआ था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि प्राचीन आहड़वासी पत्थर एवं धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे, जिनमें सामने से सफाई से चिनाई की जाती थी। यहाँ मुलायम काले पत्थरों का प्रयोग अधिक किया जाता था। ये मकान छोटे और बड़े दोनों थे। मकानों में कमरे विशेष रूप से बड़े होते थे। यहाँ बड़े कमरों की लंबाई चौड़ाई 33 × 20 फीट तक देखी गई है। कुछ कमरों की नींवें भी मिली हैं, जिनका आकार 23 फुट लंबा, 15 फुट चौड़ा तथा 9 फुट लंबा एवं 9 फुट चौड़ा है। कमरों में बांस की पर्दी बनाकर छोटे कमरों में बदला जाता था। पर्दी पर चिकनी मिट्टी चढ़ाकर टिकाऊ बनाया जाता था। दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर कर दिया जाता था। दीवारों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए मिट्टी के गारे में स्फटिक गुटके तथा छिलके मिला दिए जाते थे। फर्श को भी मिट्टी से लिपा जाता था। फर्श बनाने के लिए वे लोग काली मिट्टी के साथ नदी की बजरी को भी मिला देते थे। मकानों की कच्ची छतों के बीच बांस के प्रयोग की भी जानकारी मिलती है। इन छतों को लकड़ी की बल्लियों द्वारा उठा रखा जाता था, जो नीचे फर्श में गाड़ दी जाती थी। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियों की वैज्ञानिक पद्धति से भी आहड़वासी सुपरिचित थे। इसके लिए 15-20 फुट के गड्ढे खोदकर मिट्टी के पकाए गए घड़ों को एक दूसरे पर बिठाकर पानी सोखने के गड्ढे स्मोक पिट्स बना दिए जाते थे और उनमें गंदा पानी गिरता रहता था। कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे और एक मकान में तो 6 चूल्हों की संख्या देखी गई है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आहड़ में बड़े परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था थी अथवा सार्वजनिक भोजन बनाने की भी यहाँ व्यवस्था की जाती थी। मृद भांड एवं बर्तनों के अंतर्गत आहड़ की खुदाई में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के विशिष्ट आकृति वाले कुछ मृद भांड भी मिले हैं। इनसे ज्ञात होता है कि आज से लगभग 3-4 हज़ार वर्ष पूर्व अर्थात सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का मेवाड़ में प्रवेश हुआ होगा। यद्यपि यह कहना अत्यंत कठिन है
यह संपर्क किस दिशा से और किस साधन के द्वारा संपन्न हुआ। उस खनन से प्राप्त सामग्री में सबसे अधिक संख्या मृत भांडों की है। यहाँ से प्राप्त लाल काले रंग के बर्तनों से पता चलता है कि आहड़ लाल काले मृत भांड वाली संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। लाल काले धरातल वाले चमकीले पात्र अंदर से संपूर्ण काले रंग के एवं बाहर से ऊपर की ओर गर्दन तक काले, उसके नीचे संपूर्ण लाल रंग के हैं। ऐसे पात्र 3 प्रकार के हैं। प्रथम सादे, जिन पर किसी प्रकार की डिजाइन नहीं है। दूसरे, जिन पर अंदर और बाहर की ओर हल्की डिजाइनें बनी है। और तीसरे प्रकार में बाहर की ओर गर्दन पर सफ़ेद रंग से कई प्रकार की लाइनें व बिंदु बने हुए हैं। इन बर्तनों में दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन सभी आकार के मिलते हैं, जिनमें घड़े, कटोरियाँ, रकाबियाँ, प्याले, मटके, भंडार के कलश, ढक्कन आदि मुख्य हैं। साधारणतः मिट्टी के बर्तनों को हाथ से बनाया जाता था, परंतु इनको बनाने में चाक का प्रयोग भी किया जाता था। इस संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि यह सामग्री अपने विविधता और प्रचुरता के विचार से बड़े महत्व की है। आहड़ का कुंभकार इस बात में निपुण दिखाई देता है कि बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तन सुंदर बनाए जा सकते हैं। काटकर, छीलकर तथा उभार कर इन बर्तनों को आकर्षक बनाया जाता था। ऊपरी भागों पर पतली भीतर गढ़ी हुई रेखा बना दी जाती थी, जिससे भांड में एक स्वाभाविक अलंकरण उत्पन्न हो जाता था। यद्यपि खुदाई में किसी प्रकार का धान उपलब्ध नहीं हुआ है, किंतु बर्तनों पर भूसे और धान के चिन्हों से संभव है कि पुरातत्ववेत्ता भविष्य में उस धान की किस्मों का भी पता लगा सकेंगे, जिनका उपयोग आहड़वासी करते थे। खुदाई में अनाज रखने के बड़े मृदभांड भी गढ़े हुए मिले हैं, जिन्हें यहाँ की बोलचाल की भाषा में गोरे व कोठ कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त बर्तनों से पता चलता है कि यहाँ बर्तन बनाने का व्यवसाय काफ़ी विकसित हो चुका था, और इससे आहड़ की समृद्धि का भी पता चलता है। यहाँ से प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के बर्तनों से इस बात का संकेत मिलता है कि ईसा पूर्व 2000 से 1000 के काल में आहड़वासियों का ईरान से भी संबंध था। मुद्राएं, मोहरा एवं उपकरण के अंतर्गत आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें कुछ मुद्राएं स्पष्ट नहीं हैं। एक मुद्रा पर स्पष्टतः त्रिशूल खुदा हुआ है और दूसरे में अपोलो खड़ा हुआ दिखाई गया है, जिसके हाथों में तीर व पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारों पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। यद्यपि जो कुछ लिखा हुआ है उसका अर्थ तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन लिपि के आधार पर इसका काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी आंका गया है। उस खनन में कुछ पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें राम, सैकाश्म, चैरट और स्फटिक कॉर्ट मुख्य हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आहड़वासी अपने मकानों की सुरक्षा व सुंदरता के लिए स्फटिक पत्थरों के टुकड़े मिट्टी के गारे में जमा देते थे। ऐसा अनुमान है कि इन्हीं पत्थरों से वे अपने आवश्यक औजार भी बनाते थे। इनका उपयोग छीलने, छेद करने तथा काटने में किया जाता था। यद्यपि ये औजार लघु आकृति के हैं, उनकी आकृति भी काफ़ी बेडौल है, परंतु उनके किनारे काफ़ी धारदार दिखाई देते हैं। गीली लकड़ी, चमड़े तथा हड्डियों को छीलने में ये औजार काफ़ी उपयोगी रहे होंगे। आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, काफ़ी संख्या में ताम्रमल, कॉपर स्लेग्स और कुछ ताम्र कलाकृतियाँ एवं तांबे की चादरें भी प्राप्त हुई हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का विचार है कि उस काल में स्थान तांबे की वस्तु बनाने का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। संदर्भ सभ्यता के प्रमुख स्थानों पर तांबा शायद राजस्थान के इसी क्षेत्र से भेजा जाता था। संभवतः यह नगर उस काल में एक औद्योगिक नगर था और ताम्र उद्योग का यहाँ प्रमुख व्यवसाय रहा होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ से 79 लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग कुल्हाड़ी, चाकू, कील की तरह होता था। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि आहड़ क्षेत्र में लौह संस्कृति का भी प्रवेश हो चुका था। मणियाँ एवं आभूषण आहड़वासी कीमती पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि से गोल मणियाँ बनाते थे। ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड भी लगाए जाते थे। इनका उपयोग आभूषण बनाने तथा ताबीज़ की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। इनके ऊपर सजावट और अलंकरण का काम भी किया जाता था। इनका आकार गोल, चपटा, चतुष्कोणीय एवं षटकोणीय होता था। आहड़वासियों के आभूषण अधिकांशतः पकी हुई मिट्टी के मणकों के थे, लेकिन कुछ कीमती पत्थरों के भी थे। खुदाई में 2 प्रकार के मणके या मणियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रथम तो कीमती पत्थरों की और दूसरी पकी हुई मिट्टी की। मिट्टी के मणके कुछ तो छोटे आकार के हैं और कुछ बड़े आकार के। उनके बीच में छिद्र हैं और कुछ रेखाओं पर डिजाइन भी बनाई गई हैं। डॉक्टर HD सांकलिया की मान्यता है कि जिन मणकों पर रेखाएं अंकित हैं वे मध्य एशिया की सभ्यता के प्रभाव को निदर्शित करते हैं। पत्थर के बने हुए मणके लाल,
गुलाबी, हरे, नीले, काले आदि कई रंगों में पाए गए हैं। इन पर अंकित रेखाओं एवं इनको दिए गए आकार से प्रतीत होता है उस समय के कुशल कारीगरों ने ही उन्हें यह रूप दिया होगा। संभवतः कीमती पत्थरों के मणकों का प्रयोग यहाँ के संपन्न वर्ग के लोग आभूषणों के रूप में करते थे और मिट्टी के मणकों का प्रयोग अन्य मध्य और एवं निम्न वर्ग के लोग करते थे। बड़े आकार वाले मिट्टी के मणकों को जानवरों के गले में पहनाया जाता था। कीमती पत्थरों और मिट्टी के अतिरिक्त इनके आभूषण सीप, मूंगा, बीज आदि के भी होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेढ़ा, हाथी, गैंडा तथा मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे। मानव आकृतियों में नाक अत्यंत नुकीली बनाई गई है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, व्यवसाय एवं रहन सहन। आहर सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। यहाँ से मिलने वाले बड़े बड़े भांड तथा अन्न पीसने के पत्थर से प्रमाणित होता है कि ये लोग अन्न का उत्पादन करते थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ सामूहिक भोज और दावतें हुआ करती थी। इस भाग में वर्षा अधिक होने तथा नदी पास में होने से सिंचाई की पर्याप्त सुविधा प्रमाणित करती है कि यहाँ अन्न प्रभुत मात्रा में उत्पन्न होता रहा होगा। खुदाई में यहाँ कपड़ों आदि पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ रंगाई छपाई का व्यवसाय भी विकसित हो चुका था। शरीर से मैल छुड़ाने के झाबे से पता चलता है कि आहड़वासी अपनी शारीरिक सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। खुदाई में तोल के बाट व माप भी मिले हैं, जिनसे यहाँ व्यापार वाणिज्य होने का पता चलता है। आहड़ के ऐतिहासिक काल के अन्य उपकरणों में चमड़े के टुकड़े, मिट्टी के पूजा के पात्र, चूड़ियाँ आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पूजा के पात्र तो विभिन्न आकार प्रकार के प्राप्त हुए हैं। यह सामग्री उस काल के लोगों के रहन सहन और आचार विचार पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। इनके मृतक संस्कार के संबंध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, परंतु ऊपरी सतह पर मिले मनुष्य के अस्थिर परिदृश्य से यह अनुमान लगाया जाता है कि वे शव को गाड़ते थे। मृतकों के शव का मस्तक उत्तर और पांव दक्षिण की ओर रखे जाते थे तथा उसके साथ पहनने के आभूषण भी गाड़ दिए जाते थे। खनन से प्राप्त सामग्री के अलावा यहाँ की खंदकें जहाँ से सामग्री प्राप्त हुई है देखने लायक हैं। इनमें खंदक संख्या 6 को देखने से पता चलता है कि लोग अपने घरों का गंदा पानी निकालने के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे। अन्य खंदकों में चूल्हे, आटा या मसाला पीसने के गाढ़ेदार पत्थर भी उल्लेखनीय है। इन एक स्थान पर एक ही पंक्ति में 7 चूल्हे मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है इस घर का बहुत बड़ा परिवार रहा होगा, जहाँ इतने व्यक्तियों के लिए खाना बनता था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संभवतः यहाँ सार्वजनिक भोजन बनाने की व्यवस्था रही होगी। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं, जिनका आकार अर्धगोलाकार है। आहड़ के समीपवर्ती क्षेत्र गिलूण नामक स्थान पर की गई खुदाई से आहड़ सभ्यता के प्रसार की जानकारी मिलती है। गिलूण की खुदाई से भी काले और लाल रंग के बर्तन मिले हैं तथा चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों के प्रयोग की भी जानकारी मिली है। आहड़ से मिलते जुलते लाल काली धरातल पर चित्रित मृदभांड सौराष्ट्र में रोजड़ी नामक स्थान पर भी मिले हैं, परंतु वहाँ उनकी संख्या बहुत कम है। इस सभ्यता का केंद्र आहड़ ही था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता आहड़ से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी थी। अब यह कहना संभव नहीं है कि आहड़ में इस संस्कृति का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ। इस संबंध में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है। संभव है कि भविष्य में होने वाली खोज और अनुसंधान इस बात पर, इस सभ्यता पर अधिक रोशनी डाल सकेंगे। श्री रतन चंद्र अग्रवाल के शब्दों में आहड़ युग की ताम्र पाषाण संस्कृति का विशेष प्रमुख केंद्र था और नदियों के किनारे किनारे इस सभ्यता का प्रसार समूचे बेड़च, बनास और चंबल के कांठे में हो गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल ईसा पूर्व 1900 से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।